एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम फिर से पीरियोडिक टेबल नाम का जो चैप्टर है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास हमने कवर किया था कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो अर्लियर अटेम्प्ट्स थे, कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना रूल्स देने का ट्राई किया और एलिमेंट्स को सजाने का प्रयास किया, क्लासिफाई करने का प्रयास किया। उनमें सबसे बेहतरीन तरीका जो था वो मेंडलीफ साहब का था और उसी बात को करते हुए हमने वीडियो को खत्म किया था। आज वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आज हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, उस पीरियोडिक टेबल तक पहुंचेंगे। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? मेंडलीफ से, जहां लास्ट क्लास हमने छोड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे फिर से वहीं से जहां हमने छोड़ा था। क्या कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वहां से बात करना शुरू करेंगे ताकि लिंक हो सके चीजें, ठीक है। मेंडलीफ मेड अ सक्सेसफुल एफर्ट इन ग्रुपिंग एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने सबसे बेहतरीन तरीका अब तक का निकाला, जिसमें क्या किया उन्होंने? एलिमेंट्स को सजाया, ग्रुपिंग किया। किस तरह का ग्रुपिंग किया आपको पता होगा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को सजाया। लिख रहा, ही हैड मैनी अचीवमेंट्स बट देयर वेर मैनी लिमिटेशंस इन हिज पीरियोडिक टेबल एज वेल। उनका बहुत सारा अचीवमेंट्स था, सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट टाइम कोई जो है एक टेबल के फॉर्म पे आपके सामने रख रहा था। इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को एक जगह पे रख रहा था, एल्कली मेटल्स को एक जगह रख रहा था, एल्कली अर्थ मेटल्स को एक जगह रख रहा था, हैलोजेंस को एक जगह रख रहा था। उस समय तक आपका इनर्ट गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो उन्होंने रखा था, बाद में डिस्कवर हुआ तो रखा गया। उन्होंने कई जगह को छोड़ा था फ्यूचर डिस्कवरी एलिमेंट्स के लिए। मतलब बहुत सारे अचीवमेंट्स उनके, बट कुछ लिमिटेशंस भी रह गया। उन लिमिटेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और तब जाकर के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जरूरत पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, लिखने सम लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। पहला, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड। हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो जस्टिफाई उन्होंने नहीं कर पाया। ये हाइड्रोजन उन्होंने कहां रख दिया? अगर आपको याद होगा, एल्कली मेटल्स के साथ रख दिया इनको। हाइड्रोजन एक गैस है और एल्कली मेटल्स हम कह रहे हैं तो मेटल्स है, उनके साथ रख दिया गया। ऐसा क्यों वो बता नहीं पाया। आज के टाइम पे हम ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन एक आयन बनाता है, दैट इज हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन एक और आयन बनाता है, दैट इज हाइड्राइड आयन। यस और नो? अगर हाइड्रोजन आयन का बात करें, दैट इज H+ आयन, तो एल्कली मेटल के साथ प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान दें, एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब प्लस आयन बनाता है, वो भी सिंगल प्लस, Li+, Na+, K+। यस और नो? सो इट इज मैचिंग दिस प्रॉपर्टी। तो मान लिए चलो कि ठीक है, कोई बात नहीं। बट हमें आज पता है कि हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड आयन भी बनाता है, H- आयन भी बनाता है। और माइनस आयन कौन बनाता है? तो आप बोलेंगे सर हैलोजेंस बनाता है, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। यस और नो? तो हाइड्रोजन जो है आप एल्कली मेटल्स के साथ रख दिए। सवाल ये पूछा गया कि यहां क्यों नहीं रखे? फिर इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सके उन्होंने। एक लाइन में हमने लिखा है, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज इन टॉपिक से रिलेटेड सवाल अब आने बंद हो चुके हैं, आउटडेटेड सवाल है, बट ये बातें हैं। द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स रिवील्ड अनदर लिमिटेशन। पहले आपको सिर्फ ये बात पता था कार्बन 12 बोल करके कोई चीज है, आज आपको पता है कार्बन 14 भी है। यस और नो? तो उनसे पूछा गया, ओके आपने जहां कार्बन रखा, इट्स ओके, वेयर इज कार्बन 14? This is the place of carbon 12. So where is the place for carbon 14? तो वो जस्टिफाई इस बात का नहीं कर पाया। आपका मन में ये होगा, सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है क्लास 9-10 में, वहां पर भी इस चीज को नहीं बताया गया है। यस और नो? तो कई लिमिटेशंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने एक टेबल आज बना कर रेडी कर लिया, दैट हैज नो लिमिटेशन, इट इज फुल प्रूफ। ऐसा नहीं है, उनमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे हम। उनका भी था, लेकिन साथ में उनका बहुत सारे अचीवमेंट्स था। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑल्दो मेंडलीफ अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस,
there were instances where he had placed an element with a slightly higher atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass, जो कि हम लास्ट क्लास ऑलरेडी बता चुके हैं। उनका पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स को सजाया था, मतलब कम एटॉमिक मास को पहले लिखा था और ज्यादा एटॉमिक मास को बाद में लिखा था। और उन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ भी इस हिसाब से दिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वो बोला था कि फिक्स इंटरवल के बाद, एटॉमिक वेट के इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी फिर से रिपीट करता है। लेकिन उनके पीरियोडिक टेबल में यह बात पाया गया कि कई जगह ऐसा था कि जहां पे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट बाद में होना चाहिए था बट पहले है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब कम से ज्यादा की तरफ होना चाहिए। बट कई जगह पे ऐसा पाया गया कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो पहले है, जिसका एटॉमिक मास कम है वो बाद में है, ऐसा भी पाया गया। तो लास्ट क्लास ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल हाथ में पकड़ करके सारे बातें बताए थे और ये वाला बात भी वहां पे एग्जांपल के साथ बताया गया था। फिर से एक बार पॉइंट आउट किया हमने, ताकि आप आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसके साथ रिलेट कर पाए। व्हाई नॉट इन पीरियोडिक टेबल, दीज आर सम पॉइंट्स। अब ये बातें समझ में आ चुकी थी। द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल फोर्स्ड साइंटिस्ट्स टू बिलीव दैट एटॉमिक मास कुड नॉट बी द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जितने लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशंस के वजह से ही आगे के आने वाले साइंटिस्ट्स को ये फोर्स किया कि भाई आप एटॉमिक मास से छोड़कर कुछ और चीज भी सोचना प्रारंभ कीजिए। बिकॉज एटॉमिक मास को लेकर के जब भी चर्चा हो रही है, अभी तक सारे में एक्सेप्शंस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह जा रहा है। सो एटॉमिक मास कुड नॉट एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब क्या है उसके जगह पे? अब जो नया साइंटिस्ट आएगा उसके बारे में चर्चा करेगा। लास्ट क्लास इतना बातें डिस्कस हो चुकी थी, फिर मैंने आपके सामने रिवाइज कराया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अगर एटॉमिक मास बेस नहीं हो सकता है क्लासिफिकेशन का, तो व्हाट शुड बी। क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए। अब हम आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हेन मेंडलीफ मेड हिज पीरियोडिक टेबल, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नॉट नोन दैट टाइम। बहुत बड़ी बात है। मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया ना था, उस समय एटम का अंदर किस तरह से प्रोटॉन किस जगह पे है, इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है, ये सब पता ही नहीं था। बात समझे? और इन स्पाइट ऑफ दैट मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल रेडी किया, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये। उसके बाद में ये बातें पता चला कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता है, भाई प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है। ये सब बातें बाद में पता चला। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, जब पता चल गया, उसके बाद आया एक साइंटिस्ट, नाम है हेनरी मोसले। इस नाम को याद कर लीजिए, बहुत खतरनाक आदमी। इन 1913 हेनरी मोसले नाम का एक साइंटिस्ट आए, डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर। पहला बार ये वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी कौन किया है? तो बोलेगा तो कौन? हेनरी मोसले। कब आया? 1913 में। फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, नाम दिया था एक्सरे स्पेक्ट्रम। उसके थ्रू उन्होंने ये बात का डिस्कवरी किया कि एटॉमिक नंबर बोल के कोई चीज है। क्या किया उन्होंने? ध्यान दीजिएगा। एक कैथोड लिया, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, इतना तो पता ही होगा आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो इतना तो पता होगा। कैथोड से रे निकला, कैथोड रे, और ये कैथोड रे को अलग अलग एलिमेंट्स पे बम्बार्डमेंट कराया गया। तो मान के चलिए यहां पर एक एलिमेंट है जिसका एक एटम बनाने जा रहे हैं हम। लेट दिस बी द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे है। ये कोई एटम हमने ले लिया किसी एक एलिमेंट का, अलग अलग एलिमेंट का ले करके उन्होंने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, और पाया कि जब कैथोड इस एटम पे गिरा तो यहां से एक्सरे इमिट हुआ, एक्सरे इमिट हुआ। और इस एक्सरे को उन्होंने स्पेक्ट्रम में उतारा तो पाया क्या? अरे भाई एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के खत्म कर दिया हमने। क्या होता है?
लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं हम। और ये जो चीज है आज आपके लिए आधार कार्ड, जानते हैं कि नहीं? आधार कार्ड क्या है? आपका पहचान है। तो आधार कार्ड में आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाता है, मतलब थंब इंप्रेशन लिया जाता है ना। बिना थंब इंप्रेशन का आधार कार्ड नहीं बनता है। उसी तरह से जैसे हमारा बायोमेट्रिक्स हमारे आधार कार्ड में सेव्ड है, उसी प्रकार हर एलिमेंट का स्ट्रक्चर उसके स्पेक्ट्रम में कैप्चर्ड है। मतलब कि ये एलिमेंट अगर एक है, ये दूसरा एलिमेंट है, कैसे पता? देख के तो सेम ही लग रहा है, लेकिन जब इस पर कैथोड रे गिराया गया, एक्स रे निकला, इसका स्पेक्ट्रम लिया गया, इसका स्पेक्ट्रम लिया गया, तो दोनों का स्पेक्ट्रम अलग अलग था। एक ही तरह के देखने वाले दो लोग हो सकते हैं, बट देयर बायोमेट्रिक्स आर डिफरेंट। आधार कार्ड अलग होगा, और आधार कार्ड अलग तब हो सकता है जब दोनों का थंब इंप्रेशन अलग होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत बड़ा बात था, बहुत बड़ा बात था। आगे बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद एक फॉर्मूला निकाला, और फॉर्मूला इस प्रकार है, रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। न्यू क्या है? ये जो एक्स रे आपको दिख रहा है, इस एक्स रे का फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है कि नहीं? एंड व्हाट इज जेड? जेड इज द एटॉमिक नंबर। जिस एलिमेंट का एटम आपने यहां रखा है, उस एटम का एटॉमिक नंबर है। और आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यस और नो? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इन न्यूट्रल कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल हो कुछ भी हो, प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आता है तब कंफ्यूजन होता है। इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। सो व्हाट इज न्यू? हमने बताया आपको, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। जो एक्सरे इमिट हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी है। दूसरा जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। और ए और बी क्या है? कोई कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। तो अगर इस पर ध्यान दें, हम थोड़ा सा आगे बढ़े इसको लेकर के यहां पर, तो रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस ए बी, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर इसको ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ इसको प्लॉट किया जाए, किसके किसके बीच ना, रूट न्यू एक तरफ रहने दीजिए और एक तरफ जेड रहने दीजिए, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद आ रहा कुछ? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के साथ इसको अगर मैच कराया जाए तो आप पा जाएंगे कि ग्राफ कैसा आएगा। हम अभी देखते हैं, यही काम उन्होंने किया। आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो जो बातें हमने यहां पे कहा लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं, नोट कर लीजिएगा। ही बॉम्बार्डेड कैथोड रे इन डिफरेंट एलिमेंट्स एंड इन रिजल्ट एक्स रे वेर इमिटेड। कैथोड रेज लिया, बॉम्बार्ड किया, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम पे अलग अलग एक्स रेज निकला, मतलब एक्स रेज निकला अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का। बात समझ में आ रहा है? अरे यार, मान लो सोडियम एटम लिया है, सोडियम का एटम लिए तो फ्रीक्वेंसी अलग आया, जिंक का लिया तो अलग आया, लिथियम का लिया तो अलग आया। सिंपल सी बात है, हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्लियर है कि नहीं है? अलग अलग एलिमेंट लिया तो एक्सरे जो निकला उसका फ्रीक्वेंसीज अलग अलग थे। As atomic number increases, the frequency of X-ray increases। ये पाया गया कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता गया, ये जो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी था वो भी इंक्रीज होता गया। मतलब दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ये जो एक्सरे यहां से इमिट हो रहा है उसका भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। आगे बात कर रहे हैं। He plotted a graph between root nu versus z and found a straight line। अभी हमने ये बात बोला कि दोनों मैच कर रहा है कि नहीं? ये दोनों इक्वेशन मैच कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो जो रूट न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ बनाया इन्होंने, जो कि अभी हम देखने जा रहे हैं, आगे देखेंगे, वो क्या था? एक स्ट्रेट लाइन था। तो हेनरी मोसले ने यहां पूरा क्लासिकल केमिस्ट्री का बैंड बजा दिया, क्योंकि यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है आपके सामने मॉडर्न फिजिक्स का। जो आप अभी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। So now we are going to watch the graph between root nu, that is frequency, versus atomic number। ध्यान दीजिए। अब हम आगे ध्यान देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ग्राफ देखना है हमें, जो हेनरी मोसले साहब ने बनाया था। तो पहले ग्राफ को ही देख लेते हैं, बट यहां लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे बना देता हूं, छोटा सा जगह चाहिए। किसके किसके बीच ग्राफ था? किसके किसके बीच ग्राफ खींचना था ना सर? रूट न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी, और इधर एटॉमिक नंबर। क्लियर है कि नहीं? व्हाट वाज द इक्वेशन? इक्वेशन वाज लाइक दिस, रूट न्यू
is equal to a into z minus ab and that matches the straight line equation, that is y equal to mx plus c. You can find out y एक्सिस की तरफ क्या है, रूट न्यू, y एक्सिस की तरफ हमने रूट न्यू लिया, x के जगह दिख रहा है z है, x एक्सिस की तरफ क्या है, z है. सो व्हाट इज m? m इज द स्लोप. स्लोप क्या था, a था. अब a कोई टर्म है, कोई कांस्टेंट है, ओके. लेकिन इतना पता चल रहा है कि सर स्लोप यहां पे क्या है, पॉजिटिव है. क्या है, यस और नो? अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो ग्राफ किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है. और यहां पे प्लस सी जो लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट है. ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट. वाई एक्सिस को कहां पे काटेगा या ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा. तो आप देख रहे हैं ये माइनस ए बी है, तो इसका मतलब ये है कि इस वाई एक्सिस को थोड़ा सा हमको नीचे की तरफ लेके जाना पड़ेगा. मान के चले कि यहां पे कोई ए बी है, ए बी वैल्यू होगा और ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा. वाई ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है. स्लोप इज पॉजिटिव. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा. अरे टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा. और ये स्लोप यहां पे थीटा अगर लिख ले तो टेन थीटा दैट इज स्लोप इज इक्वल टू क्या है, ए है. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा. इतना थोड़ा बहुत फिजिक्स आना चाहिए. बेसिक ग्राफ हमने पढ़ाया हुआ है फिजिक्स में. अगर बेसिक मैथ्स बोल करके टर्म जो आप सुन रहे हैं अभी हमारे पास, ये अगर आपने नहीं देखा है तो फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके आराम से देख लीजिए. सारे वीडियोस आपको एक जगह पर मिल जाएगा, क्लास 11 फिजिक्स. तो ये ग्राफ उन्होंने बनाया, क्लियर है, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि अगर z का वैल्यू बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है. यस और नो, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है. सो हियर वी फाइंड रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z. मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया है. तो ये ग्राफ से वो उन्होंने कंक्लूजन निकाला. क्लियर है, आगे बढ़ जाए हम. तो इस ग्राफ को आप कहीं पे छोटा सा जगह पे बना के अब हम आगे समझते हैं. ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन 1913 हेनरी मोसले डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एटॉमिक नंबर, यहां लिखा हुआ ब्रैकेट में, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के जगह पर अगर एटॉमिक नंबर का यूज हम करते हैं, इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स. क्यों, समझ में आ रहा, ऐसा क्यों, आखिरी तक समझ में आएगा कि मोर कंफर्टेबली हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पा रहे थे एटॉमिक नंबर के हेल्प से. अगर हम एटॉमिक मास के हेल्प से करें तो बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जा रहे थे. कभी कभी ऐसे एलिमेंट्स को पहले लिखना पड़ रहा था जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था. मेंडलीव साहब को यह प्रॉब्लम हुआ ना कि ज्यादा मास को थोड़ा पहले रखना पड़ा, कम मास को बाद में रखना पड़ा. क्लियर है कि नहीं. तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था. ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते. तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. आराम से इंक्रीजिंग ऑर्डर में कम से ज्यादा की तरफ सजाते जाओ. आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा. The atomic number of an element is equal to the number of protons present in an atom of that element. आपको पता है ये बात, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. Since the number of protons and electrons in an atom of an element is equal, और एक बात, ये बात भी हम जानते हैं कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं किसी एटम के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. द एटॉमिक नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम. इसका मतलब ये निकला कंक्लूजन कि एटॉमिक नंबर जो है वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हमेशा होगा, ऑलवेज होगा. बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. बट ध्यान रखिएगा, इन न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम समझते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन उससे जबरदस्ती बाहर ना निकाल दिया गया हो, ना एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन उस पर डाल दिया गया हो. नॉर्मली जो है न्यूट्रल कंडीशन में ऐसा है. तो इसका मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे. क्लियर है कि नहीं. आगे बात करते हैं. द नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट इज फिक्स्ड. किसी भी एटम के अंदर में, कोई भी एलिमेंट का एटम ले लिए और उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा वो तो फिक्स है, ना बदल जाएगा. हम एक काम करते हैं, ये आपको दिख रहा कोई ना कोई एलिमेंट से ये बना होगा ऑब्वियसली. इसको पानी में डुबा करके निकालते हैं तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन का पानी में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं ना है. इसके अंदर का जितने इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन है वो तो फिक्स है भाई साहब. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है.
जब तक ये किसी के साथ रिएक्ट ना कर जाए। अगर पानी में डाले और ये रिएक्ट कर गया पानी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर किसी एटम के अंदर का बात हो रहा है, एलिमेंट के अंदर एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वो हमेशा फिक्स होता है, बदलता नहीं है। ओके, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर ये दो अलग एलिमेंट्स है तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे वो दोनों सेम कभी नहीं हो सकते। इसके अंदर एटम्स और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना होगा इसके अंदर उतना नहीं होगा। ये दो चीजें दो अलग एलिमेंट्स को सिग्निफाई कर रहा है। कौन बता पा रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं, अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो दोनों का एटॉमिक नंबर पक्का अलग होगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट है। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज वाई पहले ही मैंने बोला था कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा प्रिफर्ड है इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर पीरियोडिक टेबल बनाएं तो ज्यादा फेवरेबल होगा एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। यही बात हमने लिखा था पहले। Hence, elements can be easily classified in the increasing order of atomic numbers. Increasing order of atomic number के हिसाब से हम पीरियोडिक टेबल आराम से आसानी से बना सकते हैं। एटॉमिक वेट के कंपैरिजन में एटॉमिक वेट दो एलिमेंट्स का सेम हो सकता है, यस और इसका एटॉमिक वेट इसका एटॉमिक वेट सेम हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। आगे बात कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ केम इनटू द पिक्चर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ केम इनटू द पिक्चर। इसका मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है आगे पढ़ना है, और मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ जो आपने पढ़ा था वो यहीं पे समाप्त होता है। सो व्हाट शुड बी द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यस और नो। वहां पे क्या था? मेंडलीफ में एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। अभी क्या होगा? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होगा। तो चलिए इसको हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? क्लियर है कि नहीं है? ये ग्राफ बना लिए है। ये कौन बताया था? मोसले साहब, हेनरी मोसले 1913 में बताया था। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इस बात को समझना है कि व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज का मतलब यहां फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का बात हो रहा है। ओके, आप यहां पे प्रॉपर्टीज की जगह ऐसे लिख सकते हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एक ही बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट देयर एटॉमिक मासेस। मंडलिप में क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब क्या आ रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट देयर एटॉमिक मासेस। इस बात का ध्यान रखिएगा। एटॉमिक नंबर के हिसाब से काम करेंगे। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम है उसके अंदर का जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड होता है, और दो एलिमेंट्स का कभी भी सेम नहीं होता है। इसीलिए ये बात आया। This periodic table is made with the help of Aufbau's principle, और ये Aufbau's principle ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कवर कर चुके हैं कि कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जिसका एनर्जी कम है। उस हिसाब से इस पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया गया है। जब आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कराया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाउ अबाउ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन दिस पीरियोडिक टेबल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इट ऑल्सो फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉन्सेप्ट गिवन बाय बोर। मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है जो कि बोर ने दिया था। लेकिन बोर ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था वो 1s2 2s2 2p6 नहीं है। क्या था? KLMN, KLMN, ये बोर्स ऑर्बिट कहलाते थे। और ये बात पता था कि के ऑर्बिट के अंदर में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, 8, 18, 32 ऐसे निकालते थे ना, याद है? फॉर्मूला क्या था? 2n²। यहां n का वैल्यू 1, यहां n का वैल्यू 2, यहां n का वैल्यू 3, यहां n का वैल्यू 4। तो बोर ने ये बताया था। इसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल को आगे हम पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसको फॉलो कर रहा है।
पीरियोडिक टेबल इसको फॉलो करता है। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करेंगे। सो इट इज ऑल्सो नोन एज बोर्स पीरियोडिक टेबल। इसको हम बोर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं क्योंकि बोर के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट था फॉलो हो रहा था। क्लियर है कि नहीं? सो नाउ इट्स टाइम टू रीड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग इतना देर से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए इसका बैकग्राउंड बना रहे थे। नाउ वी आर रेडी। तो पीरियोडिक टेबल को अब हम समझना प्रारंभ करेंगे एकदम ग्रुप वाइज, कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, इसके डिटेलिंग हम करने जा रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू लर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम एक एक करके इन चीजों को समझेंगे और दिमाग में डाल डाल करके याद करते चलेंगे। एक एक बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड तो आपको जरूरत है ये पीरियोडिक टेबल जो पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपका दिमाग में सेट रहना चाहिए। इसलिए सीक्वेंस वाइज मैंने कुछ बातें लिखा है, इन बातों को आप दिमाग में डालिए क्योंकि ये आप एग्जाम में नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका एक और नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब यह है कि इसको जो है ना ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया गया है एलिमेंट्स पे, लॉन्ग है। और इसे बोर्स टेबल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हमने ये भी डिस्कस किया, क्योंकि बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये फॉलो करता है, सो दैट इट इज नोन एज बोर पीरियोडिक टेबल ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। इन दिस टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। पहले ही बात पता है ये कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। आप कभी भी ये बात नहीं पाएंगे कि कम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट को हम बाद में लिखे हैं और ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट को पहले लिखे हैं, ऐसा कभी नहीं है। इसमें पूरी क्लियरिटी है ये चीज का कि कम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट पहले लिखा हुआ है और ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट बाद में लिखा हुआ है। इसमें ये फुल प्रूफ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मेंडलीव में प्रॉब्लम क्या था कि कभी कभी ज्यादा एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट को पहले लिखना पड़ा था, कुछ मजबूरी था। आगे बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स। सबसे पहला बात दिमाग में आ रहा है, कितना ब्लॉक्स होता है? 4 ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के नाम क्या क्या है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ऐसा क्यों? तो अभी पहला टॉपिक यही है, ब्लॉक्स को पढ़ेंगे हम, चिंता मत कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, 18 ग्रुप्स में बटा हुआ है। कितना ग्रुप्स? 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब क्या है जानते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। ध्यान रखिएगा, ग्रुप्स का मतलब वर्टिकल कॉलम्स। मैं हाथ में रखा हूं, ध्यान से देखिए, समझते चलिएगा। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको समझा रहे हैं। ऊपर से नीचे ये जो कॉलम्स बना हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं ऐसे? 18 ग्रुप्स हैं और उसका नंबर दिया हुआ है 1 to 18। लेकिन ये 1 to 18 जो नंबर दिया हुआ है ना, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से दिया हुआ। ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो था उसका नंबर कुछ और था, रोमन में लिखा हुआ था, 1A 2A ऐसा था। इसके बारे में चर्चा करेंगे जब हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो क्लियर है कि नहीं? एंड 7 पीरियोड्स। और पीरियोड भी इसमें कितना है? 7 है। पीरियोड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोज। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे जो रोज है, कितने रोज हैं? 7 है। ध्यान रहेगा, उसका नंबरिंग क्या दिया हुआ है? 1 to 7। तो टोटल पीरियोड कितना? 7। दिमाग में क्या क्या आया? सर पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, SPDF। सर पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है, 1 to 18। सर पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियोड्स है। 7 पीरियोड्स का मतलब अभी बोले हॉरिजॉन्टल रोज जो होंगे ऐसे ऐसे वाले, हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहेंगे? पीरियोड्स कहेंगे। बोलिए, समझ में आ गया है? ऐसे ऐसे जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोड्स। और यहां पर ऐसे ऐसे जो लाइन होंगे उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। क्लियर है कि नहीं? बाकी ब्लॉक्स आपको समझा चुके हैं कि इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया। SPDF एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला बात हमने यही लिया है यहां पर, क्या? ब्लॉक्स को समझना है। जब भी पीरियोडिक टेबल पढ़ें तो एक पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए ताकि आप पॉइंट्स को रिलेट करते चले और समझते चले। इट्स इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स में इसको बांटा गया है। नाम क्या है? S, P, D एंड F। किस हिसाब से SPDF दिया हुआ है? तो लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द सबसेल टू विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हैं? किसी एटम का सबसे बाहर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सबसेल में इंटर कर रहा है, ये देख करके
हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट कौन सा ब्लॉक का है, दैट इज एस में अगर जा रहा है, एस सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर है कि नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है ये देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये देखना है। तो इस हिसाब से हमने बोला चार ब्लॉक है, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, आप देख पाएंगे, यहां पे मैं रखता हूं, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको पहला दो जो ग्रुप दिख रहा है 1 और 2 ग्रुप, ये एस ब्लॉक हैं। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां 13 से लेकर के 18 तक जो ग्रुप्स हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 को कभी कभी जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 13 से लेकर के 18 तक जो ग्रुप है ये है क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट। और देखिए एस और पी के बीच में यहां पर है, कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? 3 से स्टार्ट हो रहा है 12 तक, ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये पूरा पीरियोडिक टेबल के नीचे बॉटम में यहां पे दो रोज आपको दिख रहा होंगे, हॉरिजॉन्टल रोज, ये दोनों ही क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्लियर है कि नहीं? अब ये बात कैसे साबित होगा कि ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है? तो आप कोई भी एलिमेंट को उठा करके चेक कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज हम सोडियम एक एलिमेंट है हमारे पास, हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सा ग्रुप का, कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, हमको नहीं पता मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूरा पीरियोडिक टेबल आप याद कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही जान है इसका। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, 1s2 2s2 2p6 3s1। ध्यान दीजिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया? s में। तो इससे पता चल जा रहा है ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? s ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर है कि नहीं है? आप किसी भी और ब्लॉक का उठा लीजिए, जैसे कि p ब्लॉक से हम एक उठा लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, जरा चेक कीजिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। कहां पर गया लास्ट इलेक्ट्रॉन? पी में गया। अगर पी में गया तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप चेक करना चाहते हैं ऑक्सीजन का, चलिए चेक कीजिए। ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 8। 1s2 2s2 2p4। ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 4 और 4 8। ठीक है, कहां पे गया लास्ट में इलेक्ट्रॉन? पी में गया। तो पक्का ऑक्सीजन कौन सा ब्लॉक में मिलेगा आपको? पी ब्लॉक में मिलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पे ये बात समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां इंटर कर रहा है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कर रहा है, उस हिसाब से इसको ब्लॉक में सजाया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलिए क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो यहां पे दो ग्रुप ऐसे हैं, दो ग्रुप मतलब दो वर्टिकल कॉलम्स, दो ग्रुप, एक वर्टिकल कॉलम, ये एक वर्टिकल कॉलम। ये ग्रुप 1 हम लिख रहे हैं, ये ग्रुप हम 2 लिख रहे हैं। ये दो ग्रुप जो है 1 और 2, इसे क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही इंटर करता है, चाहे वो 1s हो, चाहे वो 2s हो, चाहे वो 3s हो, चाहे वो 4s हो, लेकिन एस में ही इंटर करेगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? सिमिलरली 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक मतलब लास्ट तरफ आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल के लास्ट तरफ, 13 से लेके 18 तक सारे एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, पी सबसेल में। दैट में भी 2p 3p 4p 5p कुछ भी हो सकता है, लेकिन पी में जाएगा और उसे पी ब्लॉक कहा जाता है। और इसके बीच में, एस और पी के बीच में क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि 3 से लेके, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक है, जिसे हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करता है? डी में इंटर करता है। क्लियर है कि नहीं है? अब नीचे लिखे हैं एफ के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्राइज 2 हॉरिजॉन्टल रोज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे 2 रोज बने हुए हैं। ये 2 रोज किसके लिए है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हैं। भाई नीचे क्यों जगह दिया? इधर ही कहीं जगह दे देता ना। लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आ जाते हैं। इससे बचने के लिए, टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सेप्शंस, इसको इस जगह पे दिया गया है। अब सवाल मन में ये उठेगा, हो सकता है कि सर क्या है ऐसा एक्सेप्शन, तब उनको पढ़ेंगे। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो आपका दिमाग में ये सेट है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ ऐसा एक्सेप्शंस है जो कि हम इसके साथ इसको नहीं रख पाए हैं, जो कि हमें आगे पढ़ना है।
अभी आपका दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए आइडिया, अगर हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है तो इधर एस ब्लॉक, लेफ्ट साइड में सबसे लेफ्ट साइड में पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और बॉटम में एफ ब्लॉक, बस इतना ही समझाए हैं, इतना याद रखिएगा। ग्रुप 1 to एस ब्लॉक, ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक और बॉटम में है दो रोज ऐसे हैं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? यहां तक यही बातें हमने समझा है, आगे थोड़ा और बात हम करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। ये बातें हम मिटा दें, यहां पर ये तो हम समझाने के लिए लिए थे। यहां पर जो एस ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट है उनका एक नाम दिया गया। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है ना, नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स कह सकते हैं, या एक और नाम है इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि अभी नहीं देंगे हम, लेकिन इतना याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। मोस्ट, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ध्यान रखिएगा, एस एंड पी ब्लॉक नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव, डी ब्लॉक ट्रांजिशन। अब सुनिएगा ध्यान से, ट्रांजिशन का मतलब क्या है जानते हैं, हाईली रिएक्टिव। क्या, हाईली रिएक्टिव। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, किसी भी और एलिमेंट के साथ हाईली रिएक्ट करता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ट्रांजिशन एलिमेंट। और एक बात, ट्रांजिशन का मतलब यह भी बताता है कि किसी के बीच में है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ रहा है, ट्रांजिशन, बीच में है। ये बॉर्डर है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का। क्लियर है? और इसका नाम क्या पड़ा है, एफ ब्लॉक का इनर ट्रांजिशन। भाई साहब, इनर ट्रांजिशन क्या है, तो आप यहां पे इस पीरियोडिक टेबल में तो नहीं देख पाएंगे, बट मैं आपको फोकस कराता हूं। आप 57 एटॉमिक नंबर और 89 एटॉमिक नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 57 ऊपर है, 89 जस्ट उसके नीचे है। 57 La लिखा हुआ है, दैट इज लैंथनम, और नीचे लिखा हुआ है AC, दैट इज एक्टिनियम। ये जो लैंथनम है 57 और उसके बगल में क्या लिखा हुआ जरा चेक कीजिएगा, 72। ओह माय गॉड, हमने तो पढ़ाई किया है 57 के बाद क्या होना चाहिए, 58 होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा हुआ वहां पे, समझ में आ रहा है भाई साहब? आप जब डी ब्लॉक में ये लैंथनम चेक कर रहे हैं और नीचे एक्टिनियम चेक कर रहे हैं, दिस इज 57 एटॉमिक नंबर, दिस इज 89 एटॉमिक नंबर। यस और नो, आप देख पा रहे हैं 57 एंड 89 एटॉमिक नंबर। इसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ जानते हैं, हॉफनियम लिखा हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर 72 है। और एक्टिनियम के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है, रदरफोर्डियम, RF। क्या है, रदरफोर्डियम, इसका एटॉमिक नंबर है आपका 104 गया। तो 57 के बाद 58 जो है वो कहां गया, समझ में आ रहा है, वो नीचे है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में जाके चेक कीजिएगा तो आपको यहां लैंथेनॉइड्स लिखा हुआ है और यहां एक्टिनॉइड्स लिखा हुआ है। लैंथेनॉइड के बाद 58 होना चाहिए था, लैंथेनम के बाद क्या होना चाहिए था, 58, जो कि क्या है, सीरियम। 58 देखिए एफ ब्लॉक में है। इसका मतलब यह है कि ये जो डी ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस डी ब्लॉक के अंदर में घुसा हुआ है ये एफ ब्लॉक, इसीलिए क्या नाम है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन, तो एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? तो कहां लिखता अंदर घुसा हुआ है, तो तुमको दिखाना था ना भाई, इसलिए नीचे लिख दिया है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है? इसको क्यों इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर में घुसा हुआ है ये। क्लियर, समझ में आया? यहां पे गैप है ना इन दोनों के बीच में, लैंथेनम और हॉफनियम के बीच में, एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में जो भी गैप है वो कहां पर है, एफ ब्लॉक में प्रेजेंट है। यहां पर जो भी एलिमेंट्स, ये 2 रोज के एलिमेंट आपको दिखेंगे, ये 2 रोज के एलिमेंट कहां पर मिलेगा आपको, एफ ब्लॉक में मिलेगा। क्लियर है? बहुत डिटेल में पढ़ना है। क्लास 12 में केमिस्ट्री में एक चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, वहां पे डिटेलिंग हम बहुत ज्यादा करेंगे। यहां पे जितना जरूरत है उतना करेंगे, चिंता मत कीजिए। क्लियर है कि नहीं है?
आगे बढ़ा जाए। हमने अभी क्या समझा? हमने अभी सिर्फ समझा ब्लॉक्स के बारे में। अब हम जो है ग्रुप्स के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। अब हम ग्रुप्स को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो वर्टिकल कॉलम्स है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। लिखा है द 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। अभी बताया कि आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए 18 ग्रुप्स है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से नंबरिंग क्या होगा? 1 to 18। लेकिन पुराना पीरियोडिक टेबल जो इसका नाम देता है उसको भी हम सीख लेंगे बाद में, रुक जाइए। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज अ फैमिली। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में कोई एलिमेंट है तो उसे एज अ फैमिली कहते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है वो एक फैमिली है, सेकंड ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है उसको एक फैमिली बोलते हैं। सबका अपना अपना नाम है, ओके। एंड इज यूजुअली नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट नंबर। पहला नंबर होता है उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है जनरली। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस सम ऑफ द ग्रुप्स आर गिवन टाइपिकल नेम्स एज एग्जाम्प्लीफाइड बीनीथ। नीचे कुछ उसका नाम दिया गया है, स्पेशल नाम दिया गया है, उनको हम जान लेंगे। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स है। क्या है फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स? सर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन तो गैस है भाई, मेटल कहां से है? समझ में आ रहा है? इसको लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कॉन्ट्राडिक्शन मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी था। पोजीशन ऑफ, या फिर इस तरह से बोलते हैं एनामलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आगे बताएंगे, बात करेंगे उसके बारे में। इसका पोजीशन फिक्स नहीं है इन दिस पीरियोडिक टेबल एज वेल। तो हम क्या कह रहे हैं, समझ में आया? एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक नाम होगा, टाइपिकल नाम दिया गया है। पहला ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बोलिएगा जरा। एल्कली मेटल्स। जस्ट उसके बाद ग्रुप 2, जिसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। उसको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये एल्कली मेटल्स है। एल्कली मेटल्स मतलब समझते हैं ना, ऐसा मेटल्स जो बेस बनाने में हेल्प करता है। ये एक्चुअली एज अ मेटल नहीं रहता है, ये जो भी मिलता है हमें एज अ और मिलता है, और वो उसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और ये बोल रहा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मतलब ये है कि ऐसा मेटल्स है जो जिसका नेचर एल्कलाइन तो है और अर्थ क्रस्ट में मिलता है, जमीन के नीचे से पाया जाता है। आगे बात कर रहे हैं ग्रुप 3। ग्रुप 3 का मतलब है जस्ट उसके बाद ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसके बाद ग्रुप 3। ग्रुप 3 में क्या है? स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथनम, एक्टिनियम। ये 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स है। इनको बोला जाता है निकोजेंस। क्या बोलते हैं? पी से स्टार्ट हो रहा, पी साइलेंट है, PNICOGENS। इसको क्या बोलते हैं? निकोजेंस। आगे बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 में चले जाइए। बोले सर ग्रुप 3 के बाद 4, 5, 6, 7 ये सब कहां गया? इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए जो टाइपिकल नाम दिए गए हैं जिनका स्पेशली उनको लिखा गया है। तो ग्रुप नंबर आ रहे हैं 16 में। ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है उसका नाम आते हैं। और ग्रुप नंबर 16 का सबसे पहला एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। आप इसे ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन फैमिली। इसका एक स्पेशल नाम है चाल्कोजेंस। क्या बोल रहे हैं इसको? चाल्कोजेंस। अच्छा, ग्रुप नंबर 17 ऑक्सीजन के जस्ट बाद क्या क्या है? फ्लोरीन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये जितने एलिमेंट्स इसे हैलोजेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? हैलोजेंस। क्लियर है? नेक्स्ट ग्रुप नंबर 18, या इसे कभी कभी ग्रुप नंबर 0 भी बोला जाता है। इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। एक और नाम है एरोजेंस। सभी गैस हैं, इसका नाम क्या है? नोबल गैसेस या एरोजेंस। इसके कई नाम से नाम है। नोबल गैस आज बोल रहे हैं हम लोग, पहले से आइडियल गैस भी बोलते थे, आज नोबल गैस कहा जा रहा है। उसके पीछे भी कारण है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है ना। बहुत सारे नाम हैं इसका, सभी चर्चाएं होंगी, चिंता की बात नहीं है। आपके एनसीईआरटी में ये बातें हैं, आपको कह दिया गया है। बोलिए समझ में आ गया? फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है? एल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थर्ड ग्रुप का नाम निकोजेंस। उसके बाद सीधा सीधे चले जाएंगे 16 में। 16 ग्रुप चाल्कोजेंस, 17 ग्रुप हेलोजेंस, 18 ग्रुप नोबल गैसेस या एरोजेंस। ये बात हुआ। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से नाम हम जान गए। 1 से 18 ग्रुप का नंबर होगा, 1 to 18 नंबर। नॉर्मली हमने यहां 1 to 18 लिख के रखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि 1 2 उसके बाद सीधा 13 लिखे हैं। इसके पीछे कारण है,
यहाँ पे 1 to 18 सारे नंबर्स हैं, आगे पीछे लिखा हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पहले का ओल्ड पीरियोडिक टेबल था उसमें फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या दिया हुआ था? फर्स्ट ग्रुप का नाम था, रोमन में 1 लिखता था, ए लिखता था, 1A। दूसरा वाला का नाम था 2A। अब तीसरा वाला यहां पर है भाई, लेकिन तीसरा वाला का नाम 3A नहीं, इस वजह से नहीं लिखा है, लिखे हैं साइड में लिखे हैं। जो ए वाला ग्रुप है ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, बोलो हाँ कि ना? ये एस ब्लॉक हो गया ना, 1 और 2 क्या होता है? एस ब्लॉक। और यहां से ध्यान दीजिएगा, ये सारे जितने भी लिखे हैं वो क्या है? पी ब्लॉक। समझ में आ रहा है? ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक में 13 से शुरुआत होगा, 18 तक जाएगा। 13 वाला ग्रुप का नाम था 3A। क्या है? 3A। इसका नाम है 4A, इसका 5A, इसका 6A, इसका 7A, इसका 8A। 8A या कभी कभी 0। ध्यान से, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करेंगे, ये ए वाला कहानी चला, अब बी वाला कहानी चलेगा। क्लियर है कि नहीं? बी वाला कहानी चलेगा, लेकिन शुरुआत कहां से होगा ना? 11 से शुरुआत होगा। आप देख सकते हैं, आप देखेंगे तो डी ब्लॉक में जैसे ही आइएगा आप, डी ब्लॉक ये जगह है, यहां 11 और 12 है, तो 11 में 1B लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, 11 का नाम क्या दिया गया? 1B, और इसका नाम 2B। 11 को 1B, 12 को 2B। अब 3 से शुरू करेंगे, 3 है 3B। 3 क्या है? 3B। फिर 4B, फिर 5B, 6B, 7B, 5, 6, 7, 7B। उसके बाद ये 8, 9 और 10 को एक ही ग्रुप का नाम दिया गया है, 8B। क्लियर है कि नहीं? एक्चुअली ग्रुप का नाम क्या? 8B। और तो फिर 8 और 9 और 10 क्या है ना? इसे हम कहते हैं सब ग्रुप्स। क्या कहते हैं? ग्रुप के अंदर जब कोई ग्रुप रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? सब ग्रुप्स। जैसे एटम के अंदर कोई पार्टिकल है तो सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ग्रुप का नाम क्या है? 8B। उसके अंदर 3 ग्रुप्स है, 8, 9 और 10। अब आप रिलेट कर सकते हैं अपने पीरियोडिक टेबल से, सारे ये नाम ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। आपको समझ में आ रहा होगा ये सारे क्या हैं? ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी ब्लॉक कवर कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब बोलिए सर एफ ब्लॉक कहां गया? अरे डी ब्लॉक के अंदर ही तो एफ ब्लॉक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए तो नाम दिए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो चुका है? तो ये ग्रुप के बारे में जानकारी आपको हमने देने का प्रयास किया कंप्लीट। उसके बाद हम चर्चा जो करेंगे वो चर्चा होगा पीरियोड्स को लेकर के। क्लियर हो चुका है ये बातें? सभी फैमिलीज के नाम याद रखना जरूरी है। आगे बात करेंगे पीरियोड्स के बारे में, ध्यान दीजिए। अब हम पीरियोड्स को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियोड्स। देयर आर 7 पीरियोड्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस तरह के जो लाइंस हैं उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोड्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइंस है इसको क्या बोल रहे हैं? पीरियोड्स। कितने पीरियोड्स हैं? तो 1 to 7 पीरियोड्स इसमें हैं। ओके, तो पहला पीरियड का बारे में बात अगर करें तो पहला पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है। आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर पहला पीरियड में क्या है? हाइड्रोजन, और एकदम राइट साइड में लिखा होगा हीलियम। हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ, हीलियम पे खत्म हो गया। ये 2 कहानी खत्म फर्स्ट पीरियड का। कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, इसीलिए इस पीरियड को क्या बोला जाता है? शॉर्टेस्ट पीरियड। इससे कम एलिमेंट कोई और पीरियड में नहीं होता है। सबसे कम एलिमेंट कहां पर होता है? फर्स्ट पीरियड में। सेकंड पीरियड में आते हैं। सेकंड पीरियड कहां से शुरू होता है? देखिए एटॉमिक नंबर 1 और 2 यहां कवर हो चुका है, 3 से यहां स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पीरियड 3 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है। 3 to 10 कितने एलिमेंट्स हुए? 8 एलिमेंट्स। सिमिलरली थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है। 11 से स्टार्ट हो रहा है सोडियम से, और आर्गन तक जा रहा है, 18 तक जा रहा है। तो इन दोनों ही पीरियड्स में, दैट इज सेकंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं ईच। इसीलिए इसको
शॉर्ट पीरियड का नाम दिया गया है। शॉर्टेस्ट इज फर्स्ट पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड इज नोन एज शॉर्ट पीरियड। अब फोर्थ पीरियड में आ रहे हैं। फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड का में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। शुरुआत हो रहा है फोर्थ पीरियड का 19 पोटेशियम से, क्रिप्टन 36 पर खत्म हो रहा है। और फिफ्थ पीरियड का बात करें तो रुबिडियम 37 से स्टार्ट हो रहा है और जेनॉन 54 पर खत्म हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, बोलने का मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना है, 18 एलिमेंट्स है। इसका नाम दिया गया है लॉन्ग पीरियड्स। क्लियर है कि नहीं? दोनों में 18 एलिमेंट्स है। आगे बात करते हैं सिक्स्थ पीरियड में। सिक्स्थ पीरियड का शुरुआत कहां से होता है, सीजियम से। कहां से, सीजियम 55 से, और खत्म होता है रेडियम 86 पर। तो टोटल जो एलिमेंट्स है कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 32 एलिमेंट्स। ये लॉन्गेस्ट पीरियड का नाम दिया गया है। इससे ज्यादा एलिमेंट और कोई पीरियड में नहीं पाया गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, लॉन्गेस्ट पीरियड। अब बात आता है लास्ट, दैट इज सेवेंथ पीरियड का। स्टार्ट तो होता है फ्रेंसियम से, और आपको अगर पीरियोडिक टेबल दिखेगा तो आपको दिखेगा यहां पे 118 में ओजी करके लिखा हुआ है, ऑग्नेशन। अब ये नाम दिया गया है लेकिन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। अगर डिस्कवर हो जाएगा 118 एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट, उसका नाम दे दिया गया ऑग्नेशन। इसीलिए अभी वो भरा गया नहीं है, वो जस्ट ऐसे ही एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए स्टार्ट तो फ्रेंसियम में हो रहा है लेकिन खत्म का जगह हम छोड़ दिए हैं, इसलिए लिख रहे हैं कंसिस्ट इन 19 एलिमेंट। बोले सर अगर हम गिने ना, अगर हम इस तरह से गिने जैसे सिक्स्थ पीरियड में गिने थे, उसी तरह अगर सेवेंथ पीरियड में भी गिने तो 32 एलिमेंट्स आएगा। बोले सर नहीं, हम तो गिन रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा, जरा चेक कीजिएगा, सिक्स्थ पीरियड में चेक कीजिएगा ध्यान से। अगर आप यहां से ध्यान दें तो टोटल कितने पीरियड है यहाँ पर, सॉरी टोटल कितने ग्रुप्स है यहाँ पर, 18 ग्रुप्स है। तो सर 18 ग्रुप्स है तो 18 एलिमेंट्स हुआ। भाई साहब यहां दिख रहा है लेंथनम 57, आपको नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, आपको समझ में आ रहा होगा कि लेंथनम 57 के बाद सीजियम होता है। यो नीचे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितने एलिमेंट्स है नीचे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट्स नीचे है। ऊपर 18 और नीचे 14, कितना हो गया, 32 एलिमेंट्स। समझ में आ रहा कि नहीं? सिमिलरली एफ ब्लॉक में भी वैसा ही होगा, मतलब 32 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 19 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड है, ये लिखना चाह रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टोटल एलिमेंट्स का जगह कितना है, 32 एलिमेंट्स, लाइक सिक्स्थ पीरियड। लेकिन कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है अभी तक, 19 एलिमेंट्स। इसीलिए इस पीरियड का नाम दिया गया है इनकम्प्लीट पीरियड। क्लियर है कि नहीं है? बोले समझ में आया? जरा आप यहां पे फोकस करेंगे कि पहला पीरियड में कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट, उसके बाद 8, उसके बाद मतलब कौन सा वाला में 2, सॉरी फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड और थर्ड में 8, फोर्थ और फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? के अंदर 2 एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन, के ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आ रहा है? ये बोर पीरियोडिक टेबल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 2 8 18 32 ये हम लोग बोर में पढ़े थे ना, बोर्स ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फॉलो कर रहा है। इसको हम मैच करा के दिखा देंगे। चलिए एक बात को हम पकड़ते हैं यहां पर कि मान के चलिए कोई एलिमेंट दिया हुआ, उसका एटॉमिक नंबर आपको दे दिया गया है और आपको जस्ट बताना है कि वो कौन सा ब्लॉक में है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में। आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपको एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, बस आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया गया है और उस एटॉमिक नंबर के हेल्प से आप ये बता सकते हैं ये किस ब्लॉक, किस पीरियड और किस ग्रुप का है। तो चलिए इस ट्रिक को देखते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास ये चुनौती है हमारे सामने कि अगर कोई एलिमेंट बताया गया है तो उसका लोकेशन ढूंढना है कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट किस जगह पर है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जगह पता करना है तो क्या पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट है और कौन सा पीरियड में प्रेजेंट है, लोकेशन पता चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, ब्लॉक कैसे निकालते हैं ऑलरेडी बता चुके हैं कि जिस ब्लॉक में लास्ट में, माना जिस सबसेल में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा उसी ब्लॉक में रहता है। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं।
तो ये एक ट्रिक है, ट्रिक टू फाइंड द लोकेशन दैट इज पीरियड और ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पहला काम क्या है, आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है जिस भी एलिमेंट के बारे में आपको कहा गया है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ n निकालना क्या है, अभी आपको समझ में आएगा, एग्जांपल लेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद ही समझते हैं, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए एक एलिमेंट है हमारे पास, पहला एग्जांपल ले रहे हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस सपोज मैग्नीशियम। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर, बस और कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं? आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है, मान लीजिए कितना है एटॉमिक नंबर इसका, एटॉमिक नंबर 12 होता है, यस और नो? सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, इतना पता है। अब इसका क्या करना है, पहला स्टेप में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, बस लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n का मतलब है ये वाला, मैक्सिमम कितना है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां 3 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ n क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है। मतलब इसका पीरियड क्या होगा, 3 होगा। थर्ड पीरियड का ये एलिमेंट है, पीरियड इक्वल टू क्या हो गया, 3। बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया है? पहला बात, आगे बात करते हैं। ग्रुप क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, चेक वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया भाई, सर यहां गया है, एस में गया है, एस में गया है। इससे यह पता चलेगा कि एस ब्लॉक में है, और एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है सर, यस और नो? ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है कि नहीं? एस ब्लॉक में कितने ग्रुप, 2 ग्रुप है। तो कौन सा वाला ग्रुप में है, ग्रुप निकालना है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, पहला ग्रुप में इलेक्ट्रॉन पहला जाएगा, दूसरा ग्रुप में इलेक्ट्रॉन दूसरा जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां इंटर किया है कि नहीं किया है, किया है, मतलब ग्रुप 2 का हिस्सा है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन में पहला इलेक्ट्रॉन जब इंटर करेगा तो वो कहां जाएगा, ग्रुप 1 में। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब ग्रुप 2 का हिस्सा है। समझ में आ रहा है? आप चेक कर लीजिए पीरियोडिक टेबल, वहां पे आपको थर्ड पीरियड में दिखेगा और सेकंड ग्रुप में दिखेगा। ये एलिमेंट दिख रहा है, चेक कीजिए, आपको दिख रहा है सेकंड ग्रुप और थर्ड पीरियड, मैग्नीशियम दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं कार्बन ले लेते हैं, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया। चलिए ठीक, यहां पे कुछ हमने नोट लिखा है, इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, अब इस्तेमाल करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है बिना कुछ देखे। तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2, कितना हो गया, 2 2 4 2 6, काम खत्म। अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ n। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ n यहां क्या है, 2 है, मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये, पक्का सेकंड पीरियड में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा ब्लॉक का है, तो P में लास्ट इंटर किया है, तो कौन सा ब्लॉक का होगा, पक्का P ब्लॉक का होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब P ब्लॉक में सर कितने ग्रुप्स हैं, आपको पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है, यस और नो? 13 14 15 16 17 18, इसमें से कौन से ग्रुप का है, कैसे पता चलेगा? तो हमने फिर बोला आपको कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन गया इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन गया है, यस और नो? कितना इलेक्ट्रॉन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन गया। किस ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। तो ध्यान दीजिएगा, P ब्लॉक जब भी रहे तो जो भी ग्रुप नंबर आ रहा है, ग्रुप नंबर यहां क्या आना चाहिए, अरे ग्रुप कितना आना चाहिए, हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या गया, 2 गया है, तो 2, जो भी ग्रुप आएगा उसमें 12 ऐड कर देना है। 12 ऐड करने देने से कितना आ जा रहा है, 14, ये 14th ग्रुप का है, चेक कर लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? कार्बन आपको 14th ग्रुप में मिल जाएगा और उसका पीरियड क्या होगा, सेकंड होगा, 2 होगा। और कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। डी ब्लॉक का एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, यस और नो? क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहां समझ में आ गया ये भाई, यहां पे ले लेते हैं तीसरा एग्जांपल, कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर कितना, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हो गया आपका
27, ये कहां है ये पता करना है। क्लियर है? तो 27 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना फटाक से पहले ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अरे लिखते जा रहे हैं देख लेना। उसके बाद क्या होगा 3d, यस और नो, चेक कीजिएगा कितना हो गया यहां तक 10, फिर 10 20 और d 7 कर दिया। डन। आपको पता होना चाहिए जब भी ये चीजों को लिखते हैं तो सीक्वेंस में लिखना जरूरी है। दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d7 और फिर 4s2। इस तरह से आप पहले लिखेंगे सजा के, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, 2 को 2 के साथ। यस और नो बोलिए, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ n दिखना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ n यहां क्या है 4 है, तो पक्का ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड क्या होगा 4। बस कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है सर, एस। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें घुसा था ना, इधर गया था। समझ में आ रहा कि नहीं, यहां पे है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो डी ब्लॉक का है। समझ में आ रहा है? अरे बहकावा में मत आ जाना लास्ट में देख के कि एस में गया है, एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया डी में गया, इसलिए डी ब्लॉक का है। अब डी ब्लॉक में सर कई ग्रुप्स हैं, डी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप में है, तो ग्रुप आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है 7, ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर डी ब्लॉक है तो जो भी ग्रुप है उसमें क्या ऐड करेंगे 2, तो ग्रुप क्या निकलेगा, यहां पे दिख रहा है, यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 प्लस क्या कर दीजिए 2, दैट इज इक्वल टू, उधर नहीं आ रहा होगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये 9th ग्रुप का एलिमेंट है, चेक कर लीजिए। कोबाल्ट किसमें है 9th ग्रुप में, चेक कीजिए, जरूरी है। आप खाली यहां पढ़ रहे हैं तो बेकार पढ़ रहे हैं, आपको चेक करना जरूरी है, आपके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, बैठ करके आप पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखिए तो ट्रिक काम कर रहा है, तो ये है ट्रिक, चाहे वो एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक का हो, एफ ब्लॉक का ही क्यों ना हो, निकाला जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन हम लोग डी ब्लॉक तक लिमिटेड रहते हैं, एफ ब्लॉक को बहुत डिटेल में क्लास 12 में पढ़ना हमें, चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? तो इस ट्रिक के साथ इस लेक्चर को हम यहां पे करेंगे समाप्त। नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो हमारा क्या है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको पूरी दिमाग में डालना। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करें, कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ राइम्स के साथ। सबके अलग अलग राइम्स हो सकते हैं, दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल दिमाग में आए बस, चाहे वो कोई भी तरीका से हो। ज्यादा ज्यादा कुछ एग्जांपल्स और लेके जाइए, जैसे 3 है, चौथा नंबर एग्जांपल आप लोकेशन ढूंढ लीजिएगा, कैल्शियम का लोकेशन ढूंढिएगा, कैल्शियम का लोकेशन ढूंढिएगा। अच्छा, ऑक्सीजन का लोकेशन ढूंढिएगा, ठीक है। ये 2 का लोकेशन बताइएगा। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का पता है कितना होता है 20, ऑक्सीजन का पता है 8, तो ये दोनों का लोकेशन जो है पता कर लीजिएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। क्लियर है कि नहीं? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग याद करेंगे उस वीडियो में पीरियोडिक टेबल को, तो जरूर आइएगा उस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।